हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग डॉम भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है क्योंकि यहीं से जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल यूज स्टार्ट होता है। जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम कैसे अपने पेज को मैनिपुलेट करते हैं, ये सब हम इसी टॉपिक के अंदर समझते हैं, डॉम के अंदर। अभी तक हमने केवल कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया है चीजें, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उसमें हमें जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिनका यूज करके हम अपने ब्राउजर को मैनिपुलेट करा सकते हैं, विंडो छोटा बड़ा करवा सकते हैं, रिलोड करवा सकते हैं। और जैसे एरो का क्लिक करके आगे पीछे वेबसाइट्स पे जाते हैं, वैसा हम सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। वो था ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट। उसके अंदर आता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और एकदम अच्छे से समझते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट रखा है जो कि हमने HTML सीखते टाइम बनाया था। और इसको मैं ब्राउजर में खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखता है। एकदम स्टार्टिंग में जब हमने HTML सीखना स्टार्ट किया था, अगर आपने HTML की सीरीज देखी होगी तो आपने भी बनाया होगा ये प्रोजेक्ट। मेरा HTML अगर आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग में HTML सीखना शुरू किया था तो एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ टेक्स्ट और इमेजेस थी। टेक्स्ट और इमेज का यूज़ करके हमने बनाया था एक वेबसाइट टाइप में कि हम इस कोर्स के अंदर क्या सीखेंगे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स है पूरा ये। इसके अंदर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। HTML और CSS हमने ऑलरेडी सीख लिया है, अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में भी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो चलो, ये वेबसाइट को अभी मैंने खोल लिया है यहाँ पर, और इसका स्टार्टर कोड तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में तुम इस स्टार्टर कोड को डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लोकल होस्ट में, ऐसे कुछ ओपन कर लो। अब मैं एक बार डेव टूल्स खोलता हूँ यहाँ पे, और तुम देखोगे तो यहाँ पर मैंने कोई CSS फाइल नहीं रखी है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, तो जो HTML होता है बाय डिफॉल्ट वो खुद रिस्पॉन्सिव होता है। हम गलत सही उल्टा सीधा CSS देख के उसको नॉन रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। बस थोड़ा सा हम अगर अच्छे से समझ जाएं कि HTML कैसे काम करता है, कैसे सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो रिस्पॉन्सिव बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये एकदम कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो देखो, मोबाइल में भी ये सही दिखेगा ऐसे। तो ये रिस्पॉन्सिव है एकदम अच्छे से, और यहाँ पर हमने कोई भी CSS यूज़ नहीं किया है। तो उस पर हम बाद में जाते हैं। हम यहाँ पे समझने आए हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैं अपने इस डेव टूल्स को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विंडो ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमने एक देखा था, एक वैल्यू होता है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर डॉक्यूमेंट। मैं ज़्यादा नीचे चला गया, ये तो यही हमें एकदम अच्छे से समझना है इस वीडियो में। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, तो देखो क्या आता है, एक कुछ ऐसे बन के आया है। और जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ, ये पूरा का पूरा ये हाईलाइट होता है कुछ इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे हवर करता हूँ ना, तो ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। ऐसे ही मैं इस कंसोल के अंदर अगर मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ, तो एक पूरा का पूरा पेज हाईलाइट हो रहा है इस तरह से। और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो, ये वही चीज़ है। ये वही चीज़ है जो कि हमें इस एलिमेंट्स के अंदर दिखता है। तो एक्चुअल में यही है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम, लेकिन अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है इसका ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों नाम है। तो अभी मैं क्लियर करता हूँ। अगर हम केवल ऐसे ही लिखते हैं, केवल ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये HTML के हिसाब से दिखाता है, HTML टाइप में दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ये बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने फंक्शन को देखा था ना, तो फंक्शन हमें अगर हम सीधा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन मैं क्रिएट कर ही देता हूँ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, से हाय, मतलब मुझसे तुम करो हाय, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाय। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं से हाय, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जैसा कोड हमने लिखा है उस तरह से दिखता है यहाँ पे, अगर हम केवल सीधा से हाय लिखते हैं। लेकिन अगर हम करते हैं console.dir और फिर इसके अंदर लिखते हैं से हाय, तो ये इसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट दिखाएगा। अभी देखना, ये अब अलग तरह से दिखाने लगा है फंक्शन ही, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में दिखाता है। इसके अंदर क्या की वैल्यू पेयर्स हैं, ये सब कुछ दिख रहा है हमें। तो ऐसे ही ये जो अगर हम केवल डॉक्यूमेंट लिखते हैं अगर, तो ये HTML के फॉर्मेट में दिखाता है, जैसा कि हमने HTML के अंदर लिखा है। HTML के अंदर हमने इस तरह से लिखा है, तो उसी तरह से हमें ये दिख रहा है। ये डॉक टाइप ये सब कुछ दिख रहा है। बॉडी को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे भी वैसे ही है, बॉडी को ओपन क्लोज कर रहे हैं। तो
ये HTML के फॉर्मेट में दिखा रहा है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है कैसे पता, अगर तुम टाइप ऑफ अगर इसका देखोगे, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो देखो ऑब्जेक्ट है, तो बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये HTML फॉर्मेट में दिखाता है क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है थोड़ा समझना कि किस तरह से हर एक चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन हमें इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देखना है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देखने के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। बस कुछ नहीं, console.dir कर देना है। तो मैं आप एरो अगर दबाता हूँ 1-2 बार तो ये console.dir आ गया से है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा तो ये प्रिंट होके आएगा। अभी जब तक कि ओपन नहीं तब तक देखने में कुछ वैसे ही लग रहा है, लेकिन मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो देखो इसके अंदर उस तरह से HTML नहीं है, और इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं, ये लोकेशन है। अब ये वाला लोकेशन एक अलग लोकेशन है, जो हमने लास्ट वीडियो में लोकेशन देखा था वो एक अलग तरह से लोकेशन था। तो ये दूसरा लोकेशन है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर का लोकेशन है। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो विंडो के अंदर का लोकेशन देखा था, तो ये दूसरा लोकेशन है। फिर URL है, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये वेब पेज है, ये किस URL पर है, किस URL से इसको एक्सेस किया गया है, तो इस URL पे है। और फिर उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब कुछ दिखाएगा यहाँ पे। तो अगर हम स्क्रॉल करें तो एक ऑल प्रॉपर्टी है, तो ऑल का मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर एक HTML एलिमेंट है जो कि खुद है वो पूरा का पूरा एक ये डॉक्यूमेंट है, तो वो दिखा रहा है। फिर हेड टैग है, यानी कि हेड वाला एलिमेंट है। फिर बॉडी वाला रहेगा, तो यहाँ पर ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, जो p टैग सब कुछ है। तो ये ऑल वाला हमारे उतना ज्यादा काम का नहीं, उतना ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक चिल्ड्रन, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका चिल्ड्रन, ये जो भी डॉक्यूमेंट था उसके अंदर क्या क्या चिल्ड्रन है अभी। तो अगर इस चिल्ड्रन को ओपन करते हो तो ये देखो HTML यहाँ पे लिख के आ रहा है, एक चिल्ड्रन एक एरे है, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है HTML। तो यानी कि ये पूरा का पूरा अगर इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा HTML है, HTML का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखो अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरे के पूरे इस HTML को सिलेक्ट करता है। और फिर अगर इस HTML को ओपन करते हैं, ये HTML है लेकिन इसको हम चाहें तो ओपन कर लें। अब मैं इस HTML के अंदर जा रहा हूं और इसका भी चिल्ड्रन होगा। अगर यहाँ पे आएंगे तो ये देखो ये चिल्ड्रन है और इसके अंदर है हेड और बॉडी। अब हम इस HTML को साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। तो देखो एक था हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट था समझ लो, जो कि मेरी पूरी फाइल को, इस पूरे फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, index.html फाइल को, वो HTML डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं। उसके अंदर जो पहला चाइल्ड है वो HTML है, ये HTML टैग है। ये पूरा का पूरा एक HTML टैग दिखा था हमें, जहां पर अभी बाहर हमने देखा था थोड़ी देर पहले। और फिर जब उसको ओपन करते हैं तो इस HTML के अंदर दो चीजें हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। तो जो HTML टैग है इसके दो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, तो एक बॉडी है, एक हेड है और एक बॉडी है। वही यहां पर हमें दिख रहा है, ये देखो चिल्ड्रन का बॉडी, ये बॉडी हो गया, ये हेड हो गया। अब अगर हम इस हेड को ओपन करें तो हेड के अंदर सारी चीजें, हेड का चिल्ड्रन हमें दिखेगा। अभी देखो हेड का चिल्ड्रन एक बार देख लेते हैं आके, यहाँ पर चिल्ड्रन है। अब हेड का चिल्ड्रन क्या है, मेटा। इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूं तो ये देखो हेड का जो चिल्ड्रन है, हेड का चिल्ड्रन क्या क्या है, मेटा टाइटल और स्क्रिप्ट। तो यहां पर देखो हेड को अगर ओपन करेंगे तो मेटा टाइटल और स्क्रिप्ट, ये 5 चीजें हैं यहाँ पर, है ना, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। ये हेड का सारा चिल्ड्रन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे चाइल्ड नोट्स क्या होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। ये एक तरह से इसके अंदर सारे चिल्ड्रन रहेंगे प्लस एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती हैं जिसको हम नोट्स बोलते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे चाइल्ड नोट्स क्या होते हैं। अभी हम चिल्ड्रन पर फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो भी हम HTML के अंदर लिखते हैं बस उतना ही आता है। ये चाइल्ड नोट्स के अंदर तुम देखोगे अगर खोल के तो सारे वो टैग्स हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं सब कुछ अभी हम देख लेंगे। वो चिल्ड्रन की तरह ही होता है वो भी। तो हमने 5 चिल्ड्रन इसके देख लिए। तो ये तो हो गया हमारा हेड का चिल्ड्रन, है ना, हेड का चिल्ड्रन हो गया। हेड को अभी क्लोज कर देते हैं। हम बॉडी को ओपन करते हैं। तो बॉडी के चिल्ड्रन पे अगर जाते हैं तो यहां पर देखो ये बॉडी के चिल्ड्रन पे आ गया। अब इस बॉडी के चिल्ड्रन पे तुम देखोगे H1 है, HR है। तो बॉडी को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो H1 है, HR है और p टैग है और इमेज है ये, और फिर से UL है और फिर p टैग है। तो
1 2 3 4 5 और एक 6। लेकिन तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर 7 है। देखो H1 है, HR है, P टैग है, इमेज टैग है, UL है, UL के बाद फिर से P टैग है, लेकिन उसके बाद फिर ये स्क्रिप्ट टैग है। तो अगर तुमने स्टार्टिंग से HTML को फॉलो किया है तो वहां पर मैंने बताया था ये जो हमारा लाइव सर्वर है वो स्क्रिप्ट टैग इंजेक्ट करता है, इंडेक्ट नहीं इंजेक्ट करता है। तो ये देखो P टैग के नीचे इसने इंजेक्ट किया है स्क्रिप्ट टैग, तो इसीलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो हमने ये स्क्रिप्ट टैग P टैग के नीचे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये जो हमारा लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, जब हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो ये कुछ इंजेक्ट कर देता है हमारे वेब पेज के अंदर। तो वही यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए हमारे कंसोल के अंदर भी ये 7 चीजें दिख रही हैं। ये 6 चीजें जो हमने लिखा है प्लस एक चीज जो लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है। तो हम वहां पे नहीं जाते हैं, बस केवल H1 को पहले देखते हैं। तो H1 को अगर ओपन करें तो H1 के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब इन सब प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज को हम नहीं देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें से 99% ऑफ द टाइम मतलब 99% या 95% प्रॉपर्टीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें बस कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी जिनको हम अभी, कुछ प्रॉपर्टीज को हम अभी देख लेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज को हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके समझेंगे। तो ये देखो H1 है, तो ये ऐसे H1 हो गया, फिर HR हो गया। और यहाँ पर देखो अगर मैं हवर करता हूँ इसके ऊपर मैं हवर करता हूँ तो ये इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हाईलाइट भी हो रहा है। और ये देखो HR हाईलाइट हो रहा है, फिर ये P टैग हाईलाइट हो रहा है, फिर ये इमेज टैग हाईलाइट हो रहा है, फिर ये UL हाईलाइट हो रहा है, फिर ये इसके नीचे का P टैग जो भी होगा, यहाँ ये वाला P टैग ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये चीज हाईलाइट हो रहा है ये। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट को, मतलब हर एक जो भी हमारे पेज के ऊपर एलिमेंट था HTML एलिमेंट, उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर किया गया है। और हम इसको ऐसे एक एक करके ओपन करके सबको देख सकते हैं की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, हमने अभी सारी चीजों को नहीं देखा। अभी अगर हम यहाँ पे आ जाएं, हम बॉडी के अंदर थे, बॉडी के अंदर हम क्या देख रहे थे, H1 HR ये सब देख रहे थे। अब H1 का तो कोई चाइल्ड है नहीं, H1 का चाइल्ड अगर तुम चिल्ड्रन देखने जाओगे तो चिल्ड्रन रहेगा 0। कहाँ गया ये चिल्ड्रन के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरे है ना। लेकिन जो UL है हमारा, UL के अंदर कई चीजें हैं, हमारे UL के अंदर कई सारी एलाइज हैं। तो वो सारी एलाइज यहाँ पे दिखेंगी। ये देखो इसके अंदर 1 2 3 4 ये सारी चारों एलाइज हैं और BR टैग है। तो ऐसे अगर तुम देखते जाओगे तो अभी तो यहाँ तक हम लगभग सबसे डीपेस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं देखते देखते। अगर फिर यहाँ से कोई भी एलाई को ओपन करते हैं तो शायद कुछ नहीं होगा, अगर P टैग हमने रखा होगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर देखो चिल्ड्रन है, ये B टैग है और फिर I टैग है। तो देखो पेरेंट, फिर चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट का चिल्ड्रन क्या था, डॉक्यूमेंट का चिल्ड्रन था ये, कहाँ गया ये चिल्ड्रन, HTML था। फिर HTML के चिल्ड्रन दो चिल्ड्रन थे, एक हेड टैग था, एक बॉडी टैग था। फिर हम बॉडी के अंदर चले गए, बॉडी के अंदर चिल्ड्रन को देखने लगे। तो हर एक एलिमेंट का चिल्ड्रन होता है और तुम देखोगे तो उसका पेरेंट भी तुम्हें दिखेगा यहाँ पर। अगर हम मान लो बॉडी के ऊपर चले जाते हैं तो बॉडी के ऊपर ये चिल्ड्रन है, कहाँ गया चिल्ड्रन वाला है। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं, किसी के भी मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होता है। हालांकि रियल लाइफ में पेरेंट 2 होते हैं, मम्मी पापा 2 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही पेरेंट हो सकता है। तो जैसे बॉडी का पेरेंट क्या है, HTML टैग है, यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट करके होगा एक। यहाँ पर अगर आओगे P से प्रॉपर्टी को देखने जाओगे तो यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट होगा। अभी तो O पे हैं हम लोग। ये जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं तो हमारा डेवटूल्स इसको ऐसे कर देता है और ये बोल रहा है 240 प्रॉपर्टीज अभी और है। इस पर क्लिक करोगे तो सारी 240 प्रॉपर्टीज और सारी एक्सपैंड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर से स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट, ये देखो, तो इसका पेरेंट, बॉडी का पेरेंट एलिमेंट है HTML। तो सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। अगर तुम यहाँ पे चिल्ड्रन को ही खोल लेते हो, यहाँ पर मैं चिल्ड्रन खोल लेता हूँ, इसका चिल्ड्रन है, मैं कौन सा खोला है मैंने, हाँ मैंने यही खोला है, बॉडी का चिल्ड्रन है H1। तो H1 का जो पेरेंट है वो क्या होगा, बॉडी होगा। और UL के अंदर हमने एलाई देखा था, इतनी सारी एलाइज हैं। तो इस एलाई को, अगर एक एलाई को ओपन करते हो और इसका पेरेंट देखने जाओगे तो UL रहेगा, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है। अगर स्क्रॉल डाउन करते हो और यहाँ पे क्लिक कर देते हो, ये देखो पेरेंट एलिमेंट यहीं पे दिख रहा है, तो ये UL है इसका। तो हर एक का किसका चिल्ड्रन क्या है, किसका पेरेंट क्या है, कितने सारे चिल्ड्रंस हैं,
सबका एक ऑब्जेक्ट बना है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमने तो लिखा था HTML, हमने क्या लिखा था, हमने HTML लिखा था। अगर हम यहाँ पर एक H1 के ऊपर या H1 के जस्ट बाद हम H2 लगा देते हैं, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ H2, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग टू, बस मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो एक बार मेरा पेज पूरा रिलोड हो गया है। अब फिर से मैं console.dir करता हूँ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मैंने कर लिया। अब इसको मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर आएगा बॉडी, कहाँ गया बॉडी, मैं ज़्यादा अब सीधा अगर इस पे देखोगे तो बॉडी मिल जाएगा, तुम सीधा बॉडी को एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम खोलेंगे इसका चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर हमें मिलेगा HTML। अब HTML के चिल्ड्रन पे जाएंगे हम, तो HTML के चिल्ड्रन है दो, एक हेड और बॉडी, तो हम बॉडी पे आ जाएंगे और बॉडी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इसके भी चिल्ड्रन पे हम जाएंगे। अब इसका चिल्ड्रन कहाँ है, ये है, और इसके चिल्ड्रन में देखो एक H1 आ गया और एक H2 आ गया, जैसा जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। देखो H1 H2 HR p टैग, फिर इमेज टैग, H1 H2 HR, फिर p टैग, फिर इमेज टैग, फिर उसके बाद UL है, फिर उसके बाद p टैग है, और फिर स्क्रिप्ट है जो कि लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है। तो अभी जस्ट जैसे हमने HTML के अंदर लिखा, तुरंत H2 नाम से फिर से एक ऑब्जेक्ट बन गया है ये। तो अगर तुम इसको ओपन करते हो तो ये देखो सारी की वैल्यूज पेयर्स इसके अंदर भी हैं, इसका मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो ये सारा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, हमने तो क्रिएट नहीं किया, हमने तो बस केवल HTML में यहाँ पे ये H2 लिख दिया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कैसे बन गया। अगर तुम यहाँ पे राइट क्लिक करते हो एक बार, और राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्टोर आउटर HTML एज ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको हम एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह स्टोर कर सकते हैं। अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इस हमारे कंसोल के अंदर एक अगर सबसे नीचे चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ये देखो temp1 करके कुछ बन गया है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा HTML टाइप में ये एक वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो अगर हम temp1 का टाइप देखें, temp1, और यहाँ पे टाइप ऑफ लिख देते हैं, टाइप ऑफ, तो ये देखो ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर हालांकि हमें दिख रहा है कि स्ट्रिंग टाइप में है, लेकिन बस ये इसीलिए दिखाता है क्योंकि ये एक HTML है, और HTML को HTML की तरह देखना ज्यादा इजी होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ से राइट क्लिक किया और उसको एज अ ऑब्जेक्ट सेव करवा दिया, तो इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। बिहाइंड द सीन्स हर एक एलिमेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। मैं कहाँ पे पहुंच गया हूँ, एक मिनट, मैं ऊपर से आता हूँ। यहाँ पर H2 H1 ऐसे था, यह है बॉडी, हाँ बॉडी का चिल्ड्रन आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये H2 है, यहाँ पे हम थे। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और उसका कौन सा चिल्ड्रन है, कितने चिल्ड्रन है, उसको भी रखा जाता है मतलब एक एरे के अंदर, और उसका पेरेंट क्या है उसको भी बताया जाता है। तो सब कुछ कनेक्शन बैठाया जाता है। अब इसको करता कौन है, तो इसको करता है HTML पार्सर। अब HTML पार्सर क्या है, तो बेसिकली हमारे ब्राउजर के अंदर एक समझ लो इंजन होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं HTML पार्सर। तो वो क्या करता है, हमारे पूरे HTML को समझता है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके समझता है, और देखता है कि कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पर। जैसे H1 एलिमेंट है तो एक उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में, हमारे पूरे ब्राउजर की मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा उसके करस्पॉन्डिंग, और फिर उन सबका कनेक्शन आपस में बैठा के रख देगा। तो पूरा बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डॉक्यूमेंट, ये जो कि हमने यहाँ पे किया है डॉक्यूमेंट, फिर उसके चाइल्ड को उसके अंदर रख देगा, चिल्ड्रन की के अंदर। यहाँ पे ये कहाँ गया चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की के अंदर इसके चिल्ड्रन को रख देगा, जो कि होगा HTML वाला ऑब्जेक्ट, मतलब HTML पूरा पेज जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये। और फिर उसके अंदर आएगा, उसके चिल्ड्रन को रखेगा, तो उसके चिल्ड्रन क्या है, हेड और बॉडी हैं, फिर हेड और बॉडी के अंदर उसके चिल्ड्रन को रखेगा, और केवल वही नहीं, उसके पेरेंट को भी रखता है। अब जैसे इसका देखोगे पेरेंट एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो पेरेंट एलिमेंट इसका नल है। अब इसका किसका पेरेंट एलिमेंट नल है, ये जो हमारा HTML है, कहाँ गया, हमने ये HTML ओपन किया ना, तो HTML का पेरेंट क्या है। अब तुम बताओ इसका पेरेंट क्या है, तो इसका पेरेंट कुछ भी नहीं है ना, कोई पेरेंट एलिमेंट तो है नहीं इसका पेरेंट एलिमेंट मतलब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना, पूरा सबसे बड़ा वही पेरेंट है, तो इसीलिए इसका पेरेंट एलिमेंट नल है अगर यहाँ पे आओगे। लेकिन उसके सारे चिल्ड्रंस की लिस्ट वहां पे है, पेरेंट एलिमेंट नल है,
लेकिन आउटर डॉक्यूमेंट ये है जो मतलब जिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको है, ये दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है ये। तो इसका पेरेंट क्या है, इसका चाइल्ड क्या है, इन सबका कनेक्शन बिठाता है, इस सबको आपस में रखता है हमारा HTML पार्सर। तो HTML पार्सर क्या करता है, जैसे तो जब हम HTML फाइल के अंदर कुछ लिख के, एक HTML का कोड लिख के अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं, तो केवल उतना नहीं होता है कि हमारे ब्राउजर के अंदर, हमारे व्यू पोर्ट के अंदर पूरा HTML दिखे, उसके अलावा भी बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे बहुत सारे काम होते हैं, जो कि जिसमें से एक काम ये भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हर एक एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना, कौन किसका चाइल्ड है, सबको एक के अंदर एक रखना, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि काम हमारा HTML पार्सर करता है। तो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, और उसमें हर एक प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहां पर आ जाएं, मान लो हमने यहां पर ओपन किया है, कहाँ गए, अरे यार मैं नीचे पहुंच गया हूं। ये बॉडी को अगर ओपन करते हैं तो बॉडी के अंदर हमें दिखेगा इसके सारे चिल्ड्रन, और इसके चिल्ड्रन में हमें एक इमेज दिख रही है। अब ये कौन सी इमेज है, अगर हम जाएं तो शायद ये वाली इमेज है, ये वाली। अब इस इमेज को अगर ओपन करते हो तो इसके अंदर इसका चिल्ड्रन तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इमेज टैग का कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता। अगर चिल्ड्रन पे जाओगे तो सारा एम्प्टी है, लेकिन इसके ऊपर हम एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे कि अल्ट टैग और सारे एट्रीब्यूट। तो अल्ट टैग तो तुम्हें सीधा ऊपर ही एज अ की मिल जाएगा। तो जो भी हमने यहाँ पर HTML के अंदर लिखा होगा, इस इमेज के अंदर अल्ट टैग दिया होगा, ये देखो हमने क्या दिया था, ये अल्ट टैग HTML-CSS-JavaScript। तो यहाँ पर देखो HTML-CSS-JavaScript, तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे आ गया है। अब इसके अलावा भी हमने सोर्स एट्रीब्यूट दिया था, है ना, तो सोर्स एट्रीब्यूट भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे। कहाँ, अगर नीचे जाएंगे कहीं स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट भी होगा। अब यहाँ पर इतने बाद ये इतने प्रॉपर्टीज के बाद ये खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक्सपैंड कर देगा इसको। तो ये देखो सोर्स एट्रीब्यूट भी है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू यहाँ पे जो भी हमने दी है वो यहाँ पे है। देखो ये स्लैश इमेजेस कहाँ गई, स्लैश इमेजेस स्लैश HTML-CSS स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर एकदम वहां से लेके एकदम स्टार्टिंग से लेके हमने स्लैश इतना दिया था, लेकिन ये पूरा का पूरा दिखा रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये हमने केवल दिया स्लैश इमेजेस, लेकिन जहां से उसको फाइल मिलेगी ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोर्ड हो गया है। और फिर उसके बाद ये हमने क्या स्टाइल वाली प्रॉपर्टी दी थी, तो देखो स्टाइल वाली भी हमें यहीं पे दिख रही है। और इसको अगर ओपन करते हैं तो देखो स्टाइल के अंदर विड्थ दी है और मैक्स विड्थ दी है। ये देखो विड्थ और मैक्स विड्थ, ये दो चीज यहाँ पे दी है। यहाँ पर तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है। तो ये इसको तुम भूल जाओ, ये उतना काम का नहीं है। लेकिन अगर नीचे जाओगे तो विड्थ तुम्हें दिखेगी यहाँ पे। अगर आओगे और तुम देख रहे होगे तो CSS की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। यहाँ पर देखो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली है, और यहाँ पर डैश से नहीं सेपरेट है, यहाँ पे कैमल केस है। इसको हम इन डिटेल आगे चल के देखेंगे। अगर हम इसको बहुत नीचे आ जाएंगे तो हमें विड्थ मिलेगी। ये बहुत ही स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे। ये देखो विड्थ जो कि हमने दी थी 100%, ये यहाँ पर है। और मैक्स विड्थ दी थी 600 पिक्सल, तो मैक्स विड्थ ऊपर ही मिलेगी हमें। अगर हम ऊपर आते हैं तो ये मैक्स विड्थ है, ये मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। तो इस तरह से जो भी हम अपने HTML के अंदर देते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं। अब टाइटल, ये तो हो गई स्टाइल वाली प्रॉपर्टी। अब हम टाइटल को देख लेते हैं, यहाँ पे टाइटल भी है, ये देखो। तो जो भी चीजें हम अपने HTML के अंदर देते हैं, कोई भी चीज छूटती नहीं है। हर एक चीज का एक ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, और उसमें या तो प्रॉपर्टी के रूप में लिख जाएगा वहां पे, या तो उसका खुद का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एट्रीब्यूट्स दिए हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जैसे टाइटल दिया है तो टाइटल यहाँ पे आ गया है। तो हर एक चीज जो भी हमने HTML के अंदर लिखा है उसका ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है। हर एक इंफॉर्मेशन, एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, सब चीज हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर या तो वेरिएबल के फॉर्म में या तो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है वहां पे, और फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। अभी हमने तो बस केवल अपने आंख से देखा है खोल खोल के हर एक प्रॉपर्टी, लेकिन हम चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इस HTML को अगर देखें तो इस H1 टैग को, तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट अगर चिल्ड्रन करते हैं, यहाँ पर ऐसे सीधा चिल्ड्रन लिखते हैं, चिल्ड्रन,
तो ये HTML मिलेगा, और फिर से डॉट चिल्ड्रन करते हैं, यहाँ पर भी हम चिल्ड्रन कर सकते हैं ना, तो हमें ये HTML मिलेगा। अभी ये एक एरे लाइक चीज है, ये HTML जो हमें मिला है, ये जो भी HTML ये एक एरे के अंदर है, लेकिन ये एक्चुअल में एक एरे नहीं है, ये है HTML कलेक्शन। तो कोई बात नहीं, ये एरे नहीं है, एरे नहीं है, इसीलिए हम इसके ऊपर ये मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं यूज कर सकते हैं। कुछ उसी तरह से जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड हमने देखा था ना, वो एरे लाइक ऑब्जेक्ट था, मतलब एरे की तरह देखने में लग रहा था, लेकिन उसकी जो भी वैल्यूज थी उसको एक्सेस करने के लिए हम एरे की तरह ही एक्सेस करते हैं, और इसकी वैल्यूज को भी एक्सेस करने के लिए एरे की तरह ही एक्सेस करते हैं। तो ये हमें HTML एलिमेंट पूरा मिल जाएगा अगर हम इस तरह से कुछ करते हैं। और फिर यहाँ पर अगर हम डॉट फिर से अगर चिल्ड्रन करते हैं, चिल्ड्रन अगर हम फिर से करते हैं, तो फिर से हमें ये हेड मिल जाएगा, और ये चाइल्ड नोट्स मैंने कर दिया, मैं करता हूँ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन करते ही हमें ये बॉडी मिल जाएगा और वो मिल जाएगा। देखो ये बॉडी मिल गया है और हेड टैग मिल गया है। तो हमें सेकंड वाला चाहिए, यानी कि हमें इंडेक्स 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये हमें बॉडी मिल जाएगी। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट के ऊपर सीधा डायरेक्ट बॉडी होती है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करते हैं तो भी हमें वही सेम चीज मिल जाएगी। तो चलो हम सॉर्ट वाला फॉर्म यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन अगर करते हैं तो इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन है सारे आ जाएंगे। 8 चिल्ड्रन है, टोटल HTML कलेक्शन है यहाँ पे, और उसमें 8 चिल्ड्रन है। तो उसके अंदर अगर हम देखें H1 को, तो H1 को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अगर 0 लगा दें, इस तरह से अगर 0 लगा देते हैं तो हमें H1 मिल जाएगा। अभी H1 आ गया है, और H1 हमें ये HTML की तरह दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में HTML है नहीं। अगर मैं फिर से यहाँ पे अप एरो दबाता हूं और टाइप ऑफ लिखता हूं, टाइप ऑफ, तो ये देखो ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द सीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी की वैल्यू पेयर्स हैं, बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे करते हैं तो HTML की तरह दिखाता है, और इसकी कोई भी की वैल्यू पेयर हम देख नहीं सकते हैं। तो की वैल्यू पेयर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप बताओ, वीडियो को पॉज करो और आप करके दिखाओ मुझे तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप खुद से करके देख लो कैसे इसकी सारी की वैल्यू पेयर्स कैसे हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। वो करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं हम इस H1 को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। हमने पहले क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करने से हमें ये पूरा का पूरा बॉडी मिल जाएगा। तो उस पर हम अगर चिल्ड्रन करेंगे तो हमें सारे चिल्ड्रंस का कलेक्शन मिल जाएगा, एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में हमें मिल जाएगा HTML कलेक्शन जो कि है, और वहां पे 0th एलिमेंट को अगर एक्सेस करेंगे तो हमें H1 मिल जाएगा। तो उसी तरह से हमने किया है, तो ये हमने एक्सेस कर लिया है पूरा, मतलब H1 को। अब इसको हम चाहें तो हम इसको की वैल्यू पेयर्स में प्रिंट करवा सकते हैं। तो कैसे करवाएंगे, करेंगे हम console.dir, तो इसका हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट एक्चुअल वाला दिख जाएगा, हमें HTML की तरह नहीं दिखेगा। तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया इसको। अब ये देखो, अरे प्रिंट करवा के मैंने क्लियर कर दिया सबको। तो मैं फिर से अप एरो दबाता हूँ, फिर से प्रिंट करवाता हूँ, तो ये देखो H1 आ गया है। और ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है आप बताओ, वीडियो में बताओ, मतलब वीडियो को पॉज करो और बताओ सोच के अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। तो अनडिफाइंड बेसिकली ये जो console.dir है इसकी रिटर्न वैल्यू है, console.log जो होता है उसकी भी रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो ये एक फंक्शन है, इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूं, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। केवल H1 देखने में इतना छोटा सा लग रहा था, है ना, छोटा सा प्यारा सा, लेकिन इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देखेंगे तो एक्सेस की, ये अलाइन, ये आरिया, एटॉमिक, इसमें से मुझे लगता है कि मुझे भी 80% चीजें नहीं पता होंगी। तो सबको मतलब इसमें से सारी प्रॉपर्टी जानने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हमें एक प्रॉपर्टी अभी देखनी है जो कि होती है इनर टेक्स्ट या इनर HTML। यहाँ पे अगर आके देखोगे तो एक इनर HTML या इनर टेक्स्ट नाम से प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर इसका जो अंदर का टेक्स्ट है वो लिखा है। यानी कि अगर हम चाहें तो इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं अपने हाथ से। अगर मैं ऐसा करता हूं कुछ, बस अरे मैं ऐसा करके डॉट इनर HTML लिखता हूं अगर, तो मुझे इसके अंदर जो भी HTML लिखा था, HTML यानी कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा था वो हमें मिल जाता है। अब इसमें इनर टेक्स्ट और इनर HTML में डिफरेंस होता है, अभी हम देख लेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो उसके पहले हम इसको अपडेट करते हैं, कुछ भी इक्वल टू करके
अगर मैं यहाँ पर कुछ कर दूं, मैं अपना नाम लिख देता हूं और मैं देखो अभी एंटर दबाता हूं। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तुम यहाँ पे देखना क्या होता है। तुम देखना यहाँ पे क्या होता है। क्या हुआ? चेंज हो गया ना, हमारा जो पेज था वो चेंज हो गया। हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपने HTML को चेंज कर दिया है। अब हमारी HTML फाइल में यहाँ पे तो चेंज नहीं हो जाएगा, ये हमें खुद से ही लिख के चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमारे ब्राउजर के अंदर चेंज हो गया है। और इस एलिमेंट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी चेंज हो गया है। तो ये जो होता है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा जो अभी करंट टाइम पर करंट टाइम पर जो भी हमारा एक्चुअल जो पेज है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, चाहे जावास्क्रिप्ट से चेंज किया गया हो, चाहे HTML से सीधा आया हो, वो सब कुछ लेटेस्ट दिखाता है। तो यहाँ पर देखो जो हमने यहाँ से चेंज किया उसने यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाते हो तो ये पेज सोर्स में ये वही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने अपने फाइल में लिखा था। तो ये हमारे डॉम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। डॉम का मतलब होता है अभी पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारा पेज कैसा दिख रहा है, हमारे पेज का स्टेट क्या है। स्टेट मतलब किस हालत में है, किस अवस्था में है। वो ये जो एलिमेंट्स टैब है ना, ये उसको एकदम अच्छे से एकदम अपडेटेड रखता है और उसको दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी था, हमारा जो व्यू पोर्ट था जिसके अंदर हमें H1 दिख रहा था, उसका कंटेंट चेंज हो चुका है यहाँ पर। अगर हमने इनर HTML का यूज करके चेंज किया है, और अगर हम इसको इनर टेक्स्ट करके चेंज करते हैं और इसके अंदर मैं कुछ और डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ प्रो कोडर और फिर मैं एंटर करता हूँ, तो भी देखो चेंज हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, चाहूं तो यहाँ पर HTML सेट कर सकता हूं। तो अगर मैं इनर HTML का यूज करके HTML सेट करूं, जैसे कि मैं चाहूं तो इटैलिक टेक्स्ट, मैं इसको इटैलिक बना सकता हूं, है ना, ओपनिंग और क्लोज आई टैग यूज करके ऐसे मैं चाहूं तो सेट कर सकता हूं। ऐसे अगर करता हूं मैं तो देखना क्या होगा, ये जो भी है हमारा अभी ये चेंज होगा। और ये यहाँ पे HTML के अंदर अभी H1 के अंदर क्या है, ये प्रो कोडर टेक्स्ट में लिखा है। अभी देखना, मैं जैसे एंटर करता हूँ, ये देखो हमारा पूरा ये इटैलिक हो गया है। और यहाँ पर अगर आके देखोगे तो H1 के अंदर एक आई टैग आ गया है और फिर उसके अंदर हमारा ये आया है। लेकिन अगर यही सेम चीज मैं करना चाहूँ और मैं यूज करता हूँ मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इनर टेक्स्ट का यूज करके अगर मैं इसको करना चाहूं तो नहीं होगा। तो क्या होगा, डिफरेंस देखो क्या है, ये तो कुछ इस तरह से हो जाता है। इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं तो पूरा का पूरा उसके अंदर वो टैग नहीं क्रिएट करता, आई टैग नहीं क्रिएट करता, वैसे का वैसे ही लिख देता है। तो हमने देख लिया अपडेट करने में क्या डिफरेंस है। लेकिन अपडेट करने के अलावा भी अगर हम एक्सेस करना चाहें, अगर मैं इसको रिलोड करता हूं और मैं इसको अप एरो मल्टीपल टाइम्स दबाता हूं, तो अभी हम H1 को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर H1 के अंदर मैं मान लो H1 के अंदर मैं खुद से ये कर देता हूँ, एक इटैलिक टैग मैं लगा देता हूँ खुद से यहाँ पे, और उसको मैं लिख देता हूँ जो भी है इटैलिक टैग के अंदर। तो यहाँ पर इटैलिक टैग आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इनर HTML अगर करते हैं, इनर HTML, तो इस तरह से आता है। और अगर इनर टेक्स्ट करते हैं, इनर टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो इनर टेक्स्ट में HTML टैग नहीं आता है। इनर टेक्स्ट में HTML टैग नहीं आता है, बस उसके अंदर जो भी एक्चुअल में टेक्स्ट है बस उतना ही आता है। तो ये डिफरेंस होता है एक्सेस जब करते हैं तब भी। अभी जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो कोई टैग नहीं था, सीधा केवल टेक्स्ट लिखा था, तो दोनों केस में टेक्स्ट आता था। अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट कंटेंट। ये टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट देखने में एकदम एक ही जैसे लग रहा होगा। अब आपका काम है, आपको आपका ये होमवर्क है, आप रिसर्च करो खुद से गूगल पे सर्च करो, MDN पे पढ़ो और W3 स्कूल्स पे पढ़ो, और पढ़ के तुम मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या है इसमें टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में एक्चुअल डिफरेंस। इसको हम आने वाली वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियो में ही एकदम सही से देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आपका होमवर्क है,
मेरे बताने से पहले आप खुद से ये सर्च करो टेक्स्ट कॉर्नर, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिफरेंस देख लेंगे क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, लेकिन उससे पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है। अब जब आप खुद से रिसर्च करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। खुद से आपको रिसर्च करके खुद से करना है, जो भी मैं बताता हूँ उसको रिसर्च करना है, ऐसा नहीं कि बस सुन लेना है। अब वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब बताया जाएगा तो पता ही चल जाएगा क्या रिसर्च करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं करना है, खुद से पढ़ना है थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह से हम अपने टेक्स्ट के कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो ये जो भी डॉम है, डॉम बस केवल ऑब्जेक्ट नहीं बना के देता है, एक ऑब्जेक्ट ही बना के नहीं देता है, उसको चेंज करने का फीचर भी देता है। हम चाहें तो खुद से चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज देखेंगे। जैसे कि अब इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है, चाहे तो हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो आप चाहो तो देख सकते हो, एक्सप्लोर करो। लेकिन हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि कैसे कोई भी स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो डॉम जो है बहुत ही पावरफुल चीज है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, जो ये एक H2 है यहाँ पर, इस H2 को आपको सेलेक्ट करना है और इस H2 को सेलेक्ट करके फिर इसके अंदर जो कंटेंट है इसको चेंज करके हेलो वर्ल्ड करना है। अब आप वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूं। बस एग्जैक्ट सेम है जैसे हमने इसको किया है, बस यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया था इनर टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने 0th वाला एलिमेंट लिया था, तो 0 के बाद 1 आता है तो 1 वाला एलिमेंट ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे हेलो वर्ल्ड। मैंने बेसिकली बार बार अप एरो दबाया है, तो पुराना कमांड जो हमने रन किया था वही आ गया है, और मैं एंटर करूंगा तो ये चेंज होके हो गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, थोड़ा सा इमेज के साथ खेलते हैं, इमेज को देखते हैं और इसको कुछ हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम इस इमेज को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अभी ये हम चिल्ड्रन को देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं किस नंबर पे है। तो 0 1 2 3 4, तो ये 4th नंबर पे है। तो हम यहाँ पे 5th नंबर पे, लेकिन हम 4 डालेंगे तो हमें इमेज मिल जाएगी। देखो हमने यहाँ पे बस इतना डाल दिया है और ये पूरा हाईलाइट हो गया। यहाँ पर ये हम एंटर करते हैं तो ये वाली इमेज आ जा रही है पूरी, और ये फिर से HTML के फॉर्मेट में आ रही है। अगर हम चाहें सारी की वैल्यू पेयर्स देखना तो console.dir कर सकते हैं इस इमेज को, और इसको हम लिखेंगे console.dir और इसके अंदर हम पूरा डाल देंगे इस तरह से और एंटर प्रेस कर देंगे, तो फिर ये इमेज का की वैल्यू पेयर आ जाएगा। और इसमें हम देखते हैं सोर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगर आएंगे नीचे तो ये एक सोर्स प्रॉपर्टी है, और सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर URL सेट है हमारे इसका इमेज का। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका सोर्स जो है URL, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इमेज डॉट अगर हम करते हैं सोर्स src, तो हमें पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग मिल जाती है। अब आपका काम यह है कि आप इसको अपडेट करके कुछ दूसरा करो, कोई दूसरी इमेज गूगल पे सर्च करो, नेचर इमेज, और यहाँ पर जैसे कि ये इमेज है, इसको कॉपी कर लो। इसका क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, ये कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया और यहाँ पर आके उसको अपडेट करना है। अब मैंने काफ़ी हद तक कर दिया है, लेकिन आप इसको अपडेट करके देखो क्या होता है। तो हमें करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, मैं करके दिखाता हूँ। मैं इक्वल टू यहाँ पे लगाता हूँ और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे जो भी हमने कॉपी किया है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। देखना जैसे एंटर करेंगे क्या होगा, हमारी पूरी इमेज चेंज हो गई। हमारा जो वेब पेज था उसके ऊपर से पूरी की पूरी इमेज चेंज हो गई। और इस कोड को अगर हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके अपने इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहीं पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। और जैसे हमारा पेज रिलोड होगा, देखो अब ये पूरे टाइम वही है। अभी ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये हमारा जो भी जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है अपडेट हो जाता है वो, और उसको हमने हटा दिया तो ये हट गया। और इस फंक्शन के अंदर हम इस कोड को अगर डाल दें, जो भी कोड है हमारा इस फंक्शन के अंदर हम डाल देते हैं, तो अभी तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन हम अगर से हाई फंक्शन कॉल करते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे ही हम एंटर करेंगे ये चेंज हो गया, क्योंकि हमारी ये वाली लाइन रन हुई और इस इमेज का सोर्स अपडेट होके ये बन गया। तो इस तरह से हम अपने पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट यानी कि चेंज, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज, बदलना। तो हम अपने पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम, अगर यहाँ पे सर्च करोगे डॉम और MAN लिखोगे तो मैनिपुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, डॉम मैनिपुलेशन आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? तो जब भी हम HTML लिखते हैं तो हमारे ब्राउजर के अंदर एक कंपोनेंट होता है, HTML पार्सर उसको बोलते हैं। वो हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और पूरा का पूरा एट द एंड एक डॉक्यूमेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और ये एक विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। विंडो जो कि हमारे पूरे ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउजर के अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और ये इतना जो है ये केवल हमारे इस व्यू पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। ये हमारा पूरा ब्राउजर है जिसके अंदर कंसोल भी है, जिसके अंदर टैब्स भी हैं, जिसके अंदर URL वाला हिस्सा भी है, जिसके अंदर रीलोड बटन है, आगे पीछे जाने वाला बटन है, नए टैब को ओपन करने का, नए टैब को क्लोज करने का बटन है। ये पूरा हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। पूरा विंडो ऑब्जेक्ट इस पूरे ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समझ लो क्रोम ब्राउजर के एक टैब को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ये केवल व्यू पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। व्यू पोर्ट इतना होता है जिसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट दिखती है। अब अगर हम DevTools को क्लोज कर देते हैं तो पूरा व्यू पोर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर DevTools ओपन करके रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा व्यू पोर्ट बस। तो ये होता है एक हमारा जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा HTML पार्सर क्रिएट करता है। मतलब कुल मिला के ब्राउजर ही क्रिएट करता है, ब्राउजर का अलग अलग कंपोनेंट है, उसको नाम दिया गया है HTML पार्सर। वो HTML को समझ के हर एक एलिमेंट को उसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेगा, कन्वर्ट करेगा, और उसके चिल्ड्रन को भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, सबको एक के अंदर एक। इसको बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि एक के अंदर एक है, चिल्ड्रन है, मतलब पेरेंट है, फिर उसके अंदर चिल्ड्रन है, फिर उसके अंदर दूसरा है, फिर उसके अंदर दूसरा है। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें जो भी हम देख रहे हैं, देखो ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं ये सारे एक ऑब्जेक्ट हैं अपने आप में। अगर हम एलिमेंट्स टैब में आ जाते हैं तो ये सारे एक ऑब्जेक्ट हैं। एट द एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है इसका। जैसे हमारा वेब पेज रिलोड हुआ, वैसे इसके नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर हम, जैसे ये P टैग है हमारा, इसके नाम से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। अब इसको अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप सेलेक्ट करके बताओ मुझे। आप जैसे जिस तरह से अभी तक हम सेलेक्ट कर रहे थे सारे एलिमेंट्स को, वैसे आप सेलेक्ट करके दिखाओ मुझे, इसको कैसे सेलेक्ट करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा उस P टैग को सेलेक्ट। अब मैं अप एरो दबा के वहां तक जाता हूँ और सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो चिल्ड्रन के अंदर 4th एलिमेंट है, इमेज हमारा, तो 4th के बाद 5th देख लेते हैं। 5th UL है तो 6th होगा हमारा। तो ये हमारा 6th जो है ये P टैग है हमारा, जो सबसे नीचे है ये। अगर इसको हम एंटर दबाते हैं तो ये इस तरह से आ रहा है। तो अभी तक हम सीधा इसी के ऊपर हम इनर टेक्स्ट या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको हम चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, माई पैराग्राफ, माई पैरा, बस PARA या ग्राफ लिख देते हैं, माई पैराग्राफ। और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और फिर चिल्ड्रन के अंदर जो भी 6th एलिमेंट है, 6th एलिमेंट ये हमारा P टैग, इसको मैं स्टोर कर देता हूं। तो अभी अगर मैं माई पैराग्राफ लिखता हूं तो हमारा वही P टैग आएगा, यानी कि हमने एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लिया, माई पैराग्राफ नाम से वेरिएबल। अब मैं चाहूं तो मुझे वो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन फिर उसके अंदर 6th एलिमेंट उस तरह से करके फिर डॉट इनर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। जो माई पैराग्राफ है ये हमारा इस माई पैराग्राफ वेरिएबल है, ये हमारे इस P टैग को ही पॉइंट कर रहा है। अगर हम इस पे हवर करते हैं तो देखो ये अगर एक बार एंटर कर दें तो ये पूरा वही P टैग है उसके अंदर। अब हम चाहें तो माई पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट कर सकते हैं, डॉट कुछ भी कर सकते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट अगर या इनर HTML कुछ भी करके इक्वल टू, अगर हम कुछ भी चाहें तो वो लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लो वेनिला JS लिखना चाहता हूँ तो
ये वनीला जेएस क्या होता है? वनीला जेएस यही है जो कि हम पढ़ रहे हैं। वनीला जेएस का मतलब होता है विदाउट एनी लाइब्रेरी, मतलब सिंपल नॉर्मल जेएस, जो प्योर जेएस होता है उसको वनीला जेएस बोलते हैं। अगर हम इसको एंटर करते हैं तो देखना ये ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड जो भी है ये गायब हो जाएगा और उसके जगह पर हो जाएगा ये वनीला जेएस। तो हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी हम हर एक चीज देख रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारी मेमोरी के अंदर, बस उसको हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो अगर हम चाहें तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मान लो ये यूएल टैग के अंदर ये हमारा एल आई है, इसके अब ये कौन सा एल आई है, अगर ऊपर आएंगे तो ये वाला एल आई है। इसको ऊपर अगर हम क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे ये ऑप्शन आएगा स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल, स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल। तो इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा। अगर हम यहां पर देखो अभी ये वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसका नाम temp1 या temp2 ऐसे कुछ नाम देगा वो। देखो temp1 सबसे पहले नाम देता है, फिर दोबारा अगर क्रिएट करते हो तो दूसरा नाम देता है। तो इसको मैं स्टोर एज अ ग्लोबल वेरिएबल करता हूं। तो यहां पर देखो मेरा कंसोल ऑटोमेटिक खुल के आ गया है नीचे, और यहां पर देखो temp1 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि हमें ये दोनों चीजें एक साथ में दिख जाएं। और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं temp1 तो ये देखो वही एल है। तो ये हर एक चीज ऑब्जेक्ट बन चुका है, हमारी मेमोरी के अंदर है, बस हमें उसको एक वेरिएबल से अटैच करना है। वेरिएबल से अटैच कैसे कर देंगे? राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, स्टोर एज अ ग्लोबल नहीं, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, स्टोर एज अ ग्लोबल वेरिएबल ऐसे कर देंगे। तो देखो ये temp2 नाम से वेरिएबल बन गया है और उसके अंदर ये दूसरा एल आई है। देखो ऐसे देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन वो दूसरा एल आई है, ये दूसरा एल आई है। तो temp2 दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही तुम अगर इस p टैग को राइट क्लिक करोगे, स्टोर एज अ ग्लोबल वेरिएबल कर दोगे तो temp3 वेरिएबल बन गया। अब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसे तो आके करेंगे नहीं, हम खुद से करते हैं। तो खुद से कैसे करेंगे? खुद से इस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए अभी तक जो भी हम यूज कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, डॉट बॉडी लिख रहे हैं, फिर डॉट चिल्ड्रन लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है, चिल्ड्रन ऐसे लिख रहे हैं। फिर उसके अंदर हम गेस कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट होगा। तो मान लो मुझे अब इसके अंदर मान लो मुझे ये एल आई टैग यूज करना है, तो एल आई के लिए हमें पहले यूएल तक जाना पड़ेगा। तो यूएल है हमारा 5th एलिमेंट शायद, तो 5th एलिमेंट करेंगे तो हमें यूएल मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर से हमें चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा, चिल्ड्रन। अब इस चिल्ड्रन के अंदर जो है, अब यहां पर है हमारा एल आई, यहां पर ये है एल आई। अब यहां पर 0 अगर करेंगे तो हमें फर्स्ट एल आई मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत लंबा डॉट डॉट करके बहुत ही दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। और अभी ये तो बहुत ज्यादा डीप लेवल में है ही नहीं, बहुत ही ऊपर के लेवल का है। तो इसको हम कैसे मान लो अब यहाँ पे तुम्हें ये वाला आई टैग तुम्हें सेलेक्ट करना होता तो कैसे सेलेक्ट करते? अब ये एल आई मिल गया, अब इसके चिल्ड्रन पे जाओ तुम, है ना। अब इसके चिल्ड्रन के अंदर 2 टैग हैं, एक बी टैग है, एक आई टैग है। फिर यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा 1। तो इस तरह से तुम्हें इतना लंबा लिखना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें ये वाला आई टैग सेलेक्ट कर पाओगे तुम। तो इसको हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ मेथड्स या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका यूज करके हम आसानी से अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कई मेथड्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक्चुअल में हर एक एलिमेंट के ऊपर होते हैं वो सारे मेथड्स जिनका यूज करके हम एक एलिमेंट को बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना लंबा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो भी हम HTML लिखते हैं केवल उतना ही नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। वो जितना भी HTML हमने लिखा है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमारे जावास्क्रिप्ट मेमोरी के अंदर बिहाइंड द सीन्स, और उस ऑब्जेक्ट को हमारा HTML पार्सर क्रिएट करता है। और उस जो बड़े से ऑब्जेक्ट, जो भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल शॉर्ट फॉर्म में, और जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं तो फुल फॉर्म में डॉम बोलते हैं मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो तुम समझ ही गए होगे। जो शॉर्ट फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं डॉम, और बड़े फॉर्म में
बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं सीधा, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे हमने देखा इनर टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं, उसके सोर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, बहुत ही बार बार यूज़ करेंगे। तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो और देखो तुम क्या है चीज़ें। और केवल यही नहीं, और सुनिए, अभी मैं बताता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर ये हमारा हेडिंग है, H2 है, इसको ये हमारा पूरा डॉम है। तो हम अगर यहाँ पर चाहें, यहाँ पर डबल अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि हम इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है आपने देखा हो सकता है ना देखा हो, लेकिन यहीं पे हम चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे नहीं अपडेट हो रहा है, लेकिन जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क 2-3, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। तो यहाँ से सीधा अपडेट कर सकते हैं अपने डॉम को, लेकिन यहाँ पर बस केवल टेस्टिंग के लिए, केवल अपने काम के लिए अपडेट करते हैं। एक्चुअल अपडेट तो हम कंसोल में भी नहीं करते हैं, एक्चुअल यहाँ पे करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो अभी तक हमने बस केवल यही देखा है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है और कैसे कैसे हर एक चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें पूरे HTML का एक्सेस होता है और हम जिस भी एलिमेंट को चाहें उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो इस पूरे अभी आगे आने वाली लगभग 6-7 वीडियोज़ में या 7-8 वीडियोज़ में हम यही देखेंगे डॉम मैनिपुलेशन क्या कैसे करते हैं, कैसे हर एक चीज़ें चेंज करते हैं अपने पेज में। और इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स पे जैसे क्लिक करने पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो इस सब का बेसिस जो है वो डॉम ही है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल फन, जो कि हम अपने वेब पेज को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अभी तक तो हम बस केवल कंसोल में ही ऐसे प्रिंट करवा रहे थे नंबर्स, स्ट्रिंग्स। तो एक्चुअल फन अभी स्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक इमेज को चेंज किया है, एक इमेज का सोर्स चेंज किया है। आपका टास्क है कि इस इमेज का और इस इमेज का आप सोर्स चेंज करो, और सोर्स चेंज करके कोई भी नेचर की इमेज एक लगा दो, नेचर या आपकी कोई भी फेवरेट इमेज हो उसको लगाओ। अब इसको कैसे सेलेक्ट करोगे आप फिगर आउट करो, खुद से देखो किसको, इसको, इस इमेज को कैसे सेलेक्ट करना है, इस इमेज को कैसे सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट करके देखो। अभी हो सकता है जिस तरह से हमने देखा है उस तरह से आपको सेलेक्ट करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है ये इमेज, उस तरह से आप ढूंढो और अपडेट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम टू द पॉइंट, एकदम प्रिसाइज बता देंगे कि इस इमेज को सेलेक्ट कर लो, और उस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके। फिर उसके बाद चीज़ों को अपडेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है, मान लो अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो पहले तो आप गूगल करिए, गूगल पे सर्च करके उस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वहाँ से भी नहीं सॉल्व होता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस एरर का स्क्रीनशॉट तुम वहाँ पे भेज सकते हो, और वहाँ पर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे अलावा भी कई सारे कई बच्चे हैं काफ़ी जावास्क्रिप्ट में उनको आता है, तो वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो कि तुम मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, पर्सनली कनेक्ट होके, तो हम हर संडे लाइव करते हैं रात के 8 बजे। और उस लाइव का गूगल मीट लिंक जो भी है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। शाम के 8 बजे संडे को कनेक्ट करना, हम मिलेंगे वहाँ पे। आपका जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट तुरंत उसको आंसर करूँगा। और ये एकदम फ्री है, जो भी डाउट क्लास है या जो भी Q&A सेशन है, ये भी एकदम फ्री है सब कुछ। तो तुम वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हर संडे को हम बातचीत कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।